ओसीडी होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होती है ओसीडी की बीमारी? किसी को लगने लगे कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, उसको बार बार साफ ही करते रहने का मन करता रहता है। वो कितनी बार भी हाथ धो ले, उसको हाथ अपने साफ ही नहीं लगेंगे। किसी को चीजें बार बार चेक करने का वहम होने लगता है कि मैंने ठीक से नल बंद नहीं करा, मैंने लॉक नहीं लगाया। वो लॉक को बार बार जाके चेक करेगा। एक बार दो बार तो आप हम सब कर सकते हैं, लेकिन 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार, सारी रात बार बार दूर से आके वो चेक करना। कई लोगों को चीजें एक ही तरीके से करने का मन होता है कि एक ही जगह से तरह से बैठेंगे, एक ही जगह पे बैठेंगे। बीमारी जिसको होगी वो तो मानेगा नहीं, तो कैसे पता चलता है किसी को हाँ ओसीडी की बीमारी है? खाने से पहले हाथ धोना एक नॉर्मल हाइजीन का पार्ट है, वो गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वही हाथ जब आप 10 बार धोने लगे, जब आप 20 बार धोने लगे, आपको पता है आपने धो लिया है, लेकिन आप तब भी धोते जाएं उसको, ऐसा धोते जाएं कि आपके पानी खत्म होने लगे, आपका साबुन खत्म होने लगे, आपके हाथ घिस के सफेद होने लगे, उसमें जख्म पड़ने लगे, लेकिन तभी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। कितना टाइम लगता है ओसीडी को पूरी तरह ठीक करने में? तो चलिए डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट बताइए कि ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कैसे हैं आप लोग? आज बात करेंगे हम एक ऐसी बीमारी पे जो मानसिक बीमारी है, यानी कि ओसीडी। इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, और जिनको होता है उनको भी लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है। तो इसके ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर अनुभव राठी। डॉक्टर साहब पिछले 14 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाजियाबाद में एमडी साइकियाट्रिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका तिवारी जी टॉक शो में। नमस्ते तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने पॉडकास्ट मेरे साथ करना चाहा। और ओसीडी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर रूप भी ले सकती है। तो लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो बताइए ओसीडी होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होती है ओसीडी की बीमारी? देखिए, ओसीडी की जो फुल फॉर्म है उसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे आप इस नाम से समझ पा रहे होंगे, इसमें 2 कंपोनेंट है, 2 पार्ट है, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। और इसके जो कुछ खास लक्षण हैं वो ये है कि जैसे जो ओसीडी से सफर करता है उसको दिमाग में कुछ ऐसे विचार या कुछ ऐसी इम्पल्सेस या कुछ ऐसी तस्वीरें या कुछ ऐसी चीजें करने का मन करता है जो बहुत ही उसको परेशान करती है। जैसे किसी को लगने लगे कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, उसको बार बार साफ ही करते रहने का मन करता रहता है। वो कितनी बार भी हाथ धो ले, उसको हाथ अपने साफ ही नहीं लगेंगे। किसी को चीजें बार बार चेक करने का वहम होने लगता है कि मैंने ठीक से नल बंद नहीं करा, मैंने लॉक नहीं लगाया। वो लॉक को बार बार जाके चेक करेगा। एक बार दो बार तो आप हम सब कर सकते हैं, लेकिन 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार, सारी रात बार बार दूर से आके वो चेक करना। कई लोगों को चीजें एक ही तरीके से करने का मन होता है कि एक ही जगह से तरह से बैठेंगे, एक ही जगह पे बैठेंगे, ऐसा हो सकता है। कई बार कुछ लोगों को बहुत गलत विचार, जैसे एक हमारे पंडित जी थे, उनका तो पूजा करने का ही काम था, लेकिन उनको जो है भगवान की तरफ ही गलत गलत विचार आने लग गए। वो तो बिल्कुल आत्महत्या के उस पे कगार पे पहुंच गए थे, और उनको ये पता ही नहीं था कि उनको ओसीडी है। गलत विचार मतलब किस तरह के विचार आते थे? गलत विचार इस तरीके के विचार आते थे कि जब वो पूजा करने जाते थे तो भगवान के उनको गाली देने का मन करे, भगवान की तरफ गालियां आए, भगवान की गलत गलत तस्वीरें उनके सामने आए। तो इस ऐसे में जो इस समस्या से ग्रसित होता है उसे लगता है कि शायद वही इतना बुरा इंसान है, शायद वही इतना गंदा इंसान है कि वो इतनी गलत सोच रखता है। वो ये नहीं समझ पाता कि ये वो जानबूझ के नहीं सोच रहा है, ये अपने आप दिमाग में ये तस्वीरें, ये चीजें बन रही हैं जो बार बार उसकी बिना मर्जी के आ रही हैं, और बहुत घबराहट पैदा होती है। इंसान को बहुत गिल्ट होता है अपने अंदर कि शायद उससे बुरा इंसान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, जैसे उन्हें सही जानकारी ना मिले कि एक बीमारी हो सकती है और इसका इलाज भी संभव है,
तो उन्हें तो लगेगा कि अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। जो मेरे ईश है, जो मेरे भगवान है, अगर मैं उन्हीं की तरफ ऐसे विचार रखूंगा तो मैं कैसे करूंगा। तो ये एक काफी परेशान करने वाली समस्या हो सकती है उसी की। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा एपिसोड के लास्ट में, और जिसका सही जवाब देने पर एक लकी विजेता को डॉक्टर अनुभव से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। अच्छा, आपने जो बताया कि लोगों को लगता है कि चीजें वो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है जी, तो एक परफेक्शनिस्ट का जो रहता है वो बहुत लोगों के अंदर रहता है। अब ये आपने बताया है कि मान लीजिए कि लॉक लगा दिया और फिर बार बार उसको चेक करने जा रहे हैं कि कहीं खुला तो नहीं है। ये भी मैंने देखा है कि हाँ, हम लोग भी घर से बंद करके निकलते हैं तो फिर मन में एक डाउट आता है थोड़ी देर जाने, यार ठीक से बंद हुआ था कि नहीं हुआ था। जी, तो अब ये बीमारी हाथ धोने की भी है, तो हाथ धोना भी कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मेरे हाथ गंदे हैं, कई बार धोते हैं। खासतौर से कोविड के बाद तो बहुत, कोविड के बाद में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि भाई हाथ धो के, और मैं भी मतलब मुझे हमेशा जो है ये रहता है कि हाथ क्लीन करके ही खाना खाएं, नाश्ता करें या पानी पिए, जो भी है। तो अब इसको ये बीमारी है कि नहीं है, किसको ये बीमारी है, ये आप कैसे डायग्नोज करते हैं? और ये बीमारी जिसको होगी वो तो मानेगा नहीं, तो कैसे पता चलता है किसी को हाँ ओसीडी की बीमारी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, और इसका जवाब भी दे पाना थोड़ा सा कठिन है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही जवाब इसका दे पाऊं। देखिए, ये जो बीमारी है ये हमारे सामान्य डे टू डे जो व्यवहार है उनसे इतनी मिलती जुलती है कि जो इसकी जानकारी नहीं रखता उसके लिए बहुत मुश्किल है ये पहचानना कि कब ये बीमारी में बदलने लगी है। एक बार, दो बार हम सभी चेक कर सकते हैं। खाने से पहले हाथ धोना एक नॉर्मल हाइजीन का पार्ट है, वो गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वही हाथ जब आप 10 बार धोने लगे, जब आप 20 बार धोने लगे, आपको पता है आपने धो लिया है, लेकिन आप तब भी धोते जाएं उसको, ऐसा धोते जाएं कि आपके पानी खत्म होने लगे, आपका साबुन खत्म होने लगे, आपके हाथ घिस के सफेद होने लगे, उसमें जख्म पड़ने लगे, लेकिन तभी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करता है तो आपको या तो बहुत घबराहट होती है या आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको ये भी पता है कि आप ज्यादा कर रहे हैं पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इतना समय उसमें बीतने लगता है कि लोग 2-2 घंटे उसमें बिताने लगे, उनके स्कूल छूटने लगे, उनके काम छूटने लगे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाए। तो जब ये आपकी निजी और आपके प्रोफेशन को अफेक्ट करने लगे, जब ये बाकी लोगों को दिखने लगे और आपको इससे घबराहट होने लगे और आप अपने आप को रोक पाने में असमर्थ रहे, तब आप समझिए कि ये बीमारी का रूप लिया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पता नहीं लगता, जिसको होती है सबसे ज्यादा तो वही इंसान परेशान होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर इसको ज्यादा समय बीतता जाए तो वो इसको अपना सच मानने लगता है कि शायद यही सही है। यहीं पे आसपास जो परिवार है, जो दोस्त हैं, उनको सतर्क रहना होगा और समय पे डॉक्टरी सलाह या परामर्श लेना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सफाई के बारे में अगर वो सफाई कर रहे हैं और आपने कह दिया कि ये तो पहले से ही साफ है, तो उनको लगेगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या उनको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगेंगी जो आमतौर पे आपको और हमें नहीं दिखाई पड़ेंगी कि वहां गंदा है, वहां धूल का कण है, वहां ये है। और एक बार उन्होंने साफ कर लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर साफ करने लग जाए। आप बाहर से आए, आपको घर में ना एंटर होने दे, आपको बोले कि आप पहले नहा के जाएं, या आप कपड़े बदले। आप 2 मिनट को बाहर गए हैं तो आपने बाहर की कुंडी छू लिया तो आप हाथ धोइए। बच्चे बाहर से आए हैं तो उनको ठंड में भी नहला देना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामान्य से अलग हैं। तो ये इसको इंडिकेट करता है कि ये एक समस्या में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जो आपने चीजें बताई कि चीजें भी एक चीज को कई बार वहां पे रखना, कभी इधर रखना, उधर रखना, तो ये भी इसी में आता है। ये भी जिसको हम सिमेट्री वाला या ऑर्डरिंग वाला ओसीडी कहते हैं। ओसीडी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कंटामिनेशन टाइप, जिसमें आमतौर पे आपको सफाई का ज्यादा दिखता है। जैसे इसमें चेकिंग टाइप, जैसे हमने ताले चेकिंग और इन चीजों की बात करी। एक सिमेट्री का टाइप का ओसीडी होता है जिसमें चीजों को एक पर्टिकुलर तरीके से ही करना आदमी का मन करता है। जैसे पेंसिल ऐसे रखी है या किताबें ऐसी रखी हैं, इस सीक्वेंस में रखी हैं तो इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए, उससे अलग नहीं हो सकता।
अलमारी में जिस सीक्वेंस में कपड़े रखे हैं उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर उससे एक शर्ट इधर से उधर हो गई तो उन्हें बहुत गुस्सा आ सकता है या घबराहट हो सकती है। ऐसे ही जैसे मैंने उन पंडित जी के बारे में बताया, ये एक ब्लास्फेमस टाइप ऑफ थॉट्स होते हैं। ब्लास्फेमी हम एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में एक जो रफ अनुवाद है वो ये है कि गलत विचार। तो इस ब्लास्फेमस टाइप ऑफ ओसीडी होता है। एक होर्डिंग टाइप ऑफ ओसीडी होता है जिसमें आप जो है घर में पुरानी पुरानी चीजें, जो चीजें आपके किसी काम की भी नहीं है, वो भी आप उसको दे नहीं पाते, आप उसको फेंक नहीं पाते, डिस्कार्ड नहीं कर पाते। आपका घर एक अजायब घर बन जाता है। पुराने पुराने डब्बे, एक्सपायर्ड दवाइयां सब आपने इकट्ठी करके रखी हुई हैं। और अगर कभी कोई उसको हटाने की बात करे तो आपको घबराहट होने लगती है कि नहीं, इसकी तो मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो ये मैं नहीं देना चाहता। तो ये भी एक होर्डिंग टाइप ऑफ ओसीडी होता है। तो ओसीडी के कई प्रकार हैं और ये सामान्य व्यवहार से इतने मिलते जुलते हैं कि बहुत ध्यान रखना होता है कि ये चीजें बढ़ ना जाएं बहुत ज्यादा, इससे पहले आप उसको पहचान लें। क्योंकि अक्सर हमारे पास जब मरीज आते हैं 10-10, 15-15 साल से वो ओसीडी के ग्रसित होते हैं। हाँ, क्योंकि वो मानेंगे नहीं ये बीमारी है, उनको लगता नहीं और परिवार वालों को भी नहीं लगता। कई बार तो परिवार वालों को ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के कर रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर रहा, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, इसे मजा आ रहा है ऐसा करने में। वो ये नहीं जानते कि वो इंसान कितना मजबूर है। तो इसलिए इस बीमारी को उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जैसे हम लोग हाइपरटेंशन, बीपी को या शुगर को लेते हैं या किसी फीवर को लेते हैं। तो जैसे हम उनका इलाज कराते हैं, ये भी ब्रेन बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं और इनका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। तो इसमें अगर ट्रीटमेंट ना कराए कोई तो कितना खतरनाक हो सकती है बीमारी? मैं आपको एक मिडिल एज फीमेल थी, वो मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, पर वो एक पढ़ी लिखी अच्छी खासी सक्सेसफुल महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, उनका एक अच्छा भरा पूरा परिवार था। और जिस समय वो मेरे पास आई थी वो पिछले 6 महीने से एक ही बिस्तर पे बैठी हुई थी, यानी उस बिस्तर से वो नीचे भी नहीं उतर पाती थी। क्यों? क्योंकि नीचे उतरेंगी तो वो गंदे हो जाएंगे, उन्हें फिर नहाना पड़ेगा तो उस नहाने में उनको 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, बाहर आएंगे, कहीं हाथ छू गया तो फिर वो गंदे हो जाएंगे। तो उनकी नौकरी, उनका घर, सब कुछ अस्त व्यस्त था। और जब हमने इस ओसीडी का इलाज शुरू किया तो 3 महीने बाद पहली बार वो अपने उस कमरे से, उस बिस्तर से बाहर निकली। 3 महीने बाद? 3 महीने बाद। ट्रीटमेंट, जब समस्या इतनी पुरानी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट का असर आने में भी समय लगता है। ये दवाइयां कोई दर्द की गोली की तरह, एंटीबायोटिक्स की तरह नहीं होता कि हम इसका ट्रीटमेंट करें और अगले दिन से इंसान बदल जाएगा। क्योंकि ब्रेन में इतने सारे बदलाव आ चुके होते हैं इतने लंबे समय में कि उनको रिवर्स करने में समय लगता है। मेरे ख्याल से साइकियाट्रिस्ट में जो भी दवाइयां होती हैं उनका असर आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हाँ, क्योंकि जो इनका असर है वो असर जिस लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल्स पे, जेनेटिक्स पे, वो लेवल पे चेंजेस लाने में उतना समय लगता है। तो ये ओसीडी की असर जेनेटिक भी होती है कि माँ बाप से बच्चों में आ सकती है? ओसीडी में जेनेटिक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। मतलब आप ये मानिए कि बिना वल्नरेबल जेनेटिक्स के किसी को ओसीडी डेवलप नहीं हो सकती। जेनेटिक्स, वल्नरेबल जेनेटिक्स होनी बहुत जरूरी है। पर साथ में साथ मैं इसके ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर माँ बाप में किसी को ओसीडी है तो बच्चे को ओसीडी होगा ही होगा। अगर माँ बाप में ओसीडी है भी तो उस बच्चे में डेवलप होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन एब्सोल्यूट चांसेस तब भी कम ही होंगे। बस एक सिंपल स्टैटिस्टिक दूंगा, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में 2% चांस है ओसीडी होने के, यानी किसी भी 100 लोगों में 2 लोगों को ओसीडी होगा, और अगर मेरे परिवार में मेरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी मेरा भाई यानी या मेरी मम्मी पापा, किसी को अगर ओसीडी की समस्या है तो वो चांसेस मेरे में 5 से 6% हो जाते हैं। यानी 100 में से 95 टाइम्स तब भी मुझे ओसीडी नहीं बनेगा। तो अगर बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6%। हाँ, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो उन्हें नजरअंदाज भी मत करिए, उसको ट्रीटमेंट होना जरूरी है।
तो चलिए डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट बताइए कि ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जी, तो ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ओसीडी के साथ एक सामान्य जीवन संभव है। ओसीडी उतना ही ट्रीटेबल है जैसे बीपी या शुगर। तो जिस तरह से उसके साथ हम एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, इसके साथ भी जी सकते हैं। ओसीडी में क्या इलाज चलना है, इसमें काउंसलिंग का भी रोल होता है, इसमें मेडिसिन का भी रोल होता है। किसको क्या चलना है ये एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद ही बताया जा सकता है। मैं कुछ बेसिक टिप्स बताना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि हम ओसीडी में क्या कर सकते हैं। अगर शुरुआती सिम्टम्स किसी को लग रहे हैं, जैसे हमने ओसीडी के सिम्टम्स के बारे में बात करी, तो उसमें अपने लेवल पे बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। सबसे पहले तो अपने बेसिक स्लीप, अपनी खाना पीन और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि हम इसको बहुत नजरअंदाज करते हैं। तो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर रेगुलर नींद, रेगुलर एक माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज 40 से 50 मिनट 4 से 5 दिन एक हफ्ते में। उसके अलावा पौष्टिक खाना खाना, जंक फूड ज्यादा ना खाना। ये चीजें हमारी बॉडी को एक बेसिक एडेप्टेशन देती है, एक बेसिक ताकत बढ़ाती है, जिससे हम सिर्फ ओसीडी ही नहीं काफी बीमारियों से अपने लेवल पे अपने शरीर को सक्षम बना सकते हैं लड़ने के लिए। अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं और मेरे ख्याल से 50 से ऊपर हो रहा है, और उन सब में एक कॉमन बात जो निकल के आई है वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। यस, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी है, हमें क्या खाना है, शुद्ध खाना हम नहीं खा रहे हैं, शुद्ध हवा है नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को आप बैलेंस कर लें तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए, और मेंटल हेल्थ में भी इसका बहुत रोल है, यानी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने तिवारी जी। इसके आगे अगर देखिए, एक चीज होती है जिसको हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, एक्सपोजर मींस किसी स्टिमुलस को एक्सपोज करना, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, मैं ओसीडी का एक बहुत बेसिक केस ले लूं। मुझे लग रहा है मेरा हाथ गंदा है और मैं उसको धो रहा हूं बार बार। अब मुझे ये भी पता है कि ज्यादा हाथ धोना मेरे लिए नुकसानदायक है, उससे कुछ मेरा हाथ ज्यादा साफ नहीं होगा, सिर्फ मेरी स्किन को नुकसान पहुंचेगा, पानी, साबुन और समय की बर्बादी होगी। तो एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कैसे काम करता है कि मुझे पता है कि मैं बाहर से आया हूं और मेरे हाथ गंदा है, तो मुझे अपना हाथ धोना है, लेकिन मैं उस हाथ को धोऊं ना, या अगर मैं हाथ 10 बार धो रहा हूं तो मैं एक बार धो के और मैं रुकूं। अब मुझे घबराहट होगी थोड़ी सी, मुझे डर लगेगा कि मेरा हाथ साफ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो ओसीडी की जो फिनोमिना है, वो जो हमारे न्यूरॉन्स में चेंजेस हो रहे हैं, वो चल रहा है। लेकिन अगर हम उस घबराहट को थोड़ा सा बर्दाश्त करें, उससे डरे नहीं, तो वो घबराहट शुरू में कुछ मिनट बढ़ेगी और फिर कम होती चली जाएगी। तो जब हम एक के बाद एक हर बार इसको करने लग जाएंगे, तो बहुत जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसको हम अपने लेवल में कुछ ही हफ्तों में बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। मतलब अगर मरीज चाहे तो वो खुद इस तरह से शुरुआती सिम्टम्स में, क्योंकि अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं जब तक बहुत सारा समय बीत चुका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट समय निकल चुका होता है और उनकी समस्या को बढ़ने का पूरा मौका मिल गया होता है। इसमें डॉक्टर साहब एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा। पेशेंट जो होता है, अब किसी के साथ में बीमारी डेवलप हो रही है तो वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, बार बार सफाई करना या हाथ साफ करना। लेकिन जो उसके घर वाले हैं उनको थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए कि अगर आपके घर में परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह से अचानक बदलाव आ रहे हैं धीरे धीरे, कि हाँ वो दिन में 10 बार नहा रहा है या सफाई कर रहा है, रात में 11-12 बजे तक वो सफाई कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, अगर उनको ये दिखता है तो घर वालों को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, और घर वालों को ये भी समझना चाहिए कि ये चीज जो ये उनका परिवार का जना कर रहा है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो उसको डांटने से,
उसको गलत शब्द इस्तेमाल करने से, मारने पीटने से इसका हल नहीं निकलेगा। उसकी सपोर्ट बनना है और उसकी मदद करना है, उसको समझाना है कि हम आपके साथ हैं, और इस चीज को हम मिलके अगर सामना करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन बताया, कई बार एक से ज्यादा चीजें होती हैं। जैसे मुझे सफाई का भी है, मुझे इसके अलावा चेकिंग करने का भी है। चेकिंग करने में भी एक चीज को मैं ज्यादा चेक करता हूँ, ताले को, किसी एक ताले को ज्यादा चेक करता हूँ और नल को मैं कम चेक करता हूँ। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। इसे हम सिस्टमैटिक ग्रेडेड एक्सपोजर कहते हैं कि हम एक लिस्ट बनाए, 10 चीजें हैं जिसपे मुझे ओसीडी के सिम्टम्स आ रहे हैं। मैं उन 10 चीजों को फिर ग्रेड करूंगा कि किस में मुझे सबसे ज्यादा घबराहट होती है। तो मैं उसको, जहां पे मुझे कम घबराहट हो रही है वहां से करना शुरू होगा, क्योंकि उससे मुझे लड़ना ज्यादा आसान होगा शुरुआत में। तो जब मैं एक चीज पे जीत पा लूंगा तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि मैं कर सकता हूं इसको। जो आपका कमजोर दुश्मन है पहले उसको मारेंगे और उसको मारिए, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट दुश्मन पे आएंगे। तो इस तरह से अगर हम सीढ़ी चढ़ते चले जाएं तो ये काफी संभव है कि जो हमारा सबसे तगड़ा दुश्मन है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा घबराहट होती है, हम उसको भी वो कर सकते हैं, उसको भी हम पराजित कर सकते हैं और अपने लेवल पे इसको कर सकते हैं। पर मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमें, जिसे हम एक शब्द कहते हैं ऑब्जेक्टिव रहना, हमें जब ये चीजें कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन तभी भी ये चीज हम पे हावी हो रही है, तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि इसको प्रोफेशनल सलाह आप लें, डॉक्टर को दिखाएं और ये चीजें देखें कि और क्या क्या कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको दवाई ही लिखी जाएगी। काफी बार काउंसलिंग से भी ये चीजें हो सकती हैं। काउंसलिंग की कुछ और स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं, पर वो आप अपने लेवल पे नहीं कर पाएंगे। एक ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट के साथ आप इसको कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है इसमें। पर अगर इंटेंसिटी इस समस्या की बढ़ गई है, जैसे अगर किसी को काफी सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने उन पंडित जी का केस बताया आपको, मैंने उन महिला का केस बताया आपको जो अपने बेड पे सीमित थी, तो ये इतना सीवियर है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन संभव ही नहीं थी। तो यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट मेडिसिन से ही स्टार्ट करना पड़ता है। काफी बार हम मेडिसिन से इसकी इंटेंसिटी को कम कर पाते हैं और उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से बची कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम रेसिडुअल सिम्टम्स होते हैं, उसमें ऐड ऑन कर पाते हैं। जहां तक मेडिसिन की बात है, मेडिसिन को लेकर बहुत इसमें मिथ्स होते हैं कि ये मेडिसिन पता नहीं दिमाग को कैसा कर देती हैं, सुला के रखेंगी, इन मेडिसिन की हमको आदत पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा कि दवाइयां अगर इसमें जरूरी होती हैं तो आप डॉक्टरी सलाह के साथ सेफली दवाइयां चला सकते हैं और ये काम करती हैं। दवाइयां सिर्फ सुलाने के लिए नहीं होती इस डिसऑर्डर में। तो ये दवाइयां अगर डॉक्टर साहब कितने समय तक लेनी होती हैं और कितना टाइम लगता है ओसीडी को पूरी तरह ठीक करने में? आज बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप तिवारी जी। मैं हमेशा अच्छे ही पूछता हूँ। तो देखिए, इसमें भी जो अगर हम गाइडलाइंस बेस्ड बात करें कि जो एक आम एग्रीमेंट है वो ये है कि रफली 1 ईयर तक ये ट्रीटमेंट चलना चाहिए। बट जैसा मैंने बताया, 2 लोग या 10 लोग अगर ओसीडी की समस्या के साथ आएंगे तो 10 की समस्या की मायने अलग अलग होंगे, उनकी वजह अलग अलग होंगी और इसी तरह से उनके इलाज को हमें जैसे अप्रोच करना है वो भी अलग अलग होता है। तो इसका कोई एक जवाब दे पाना मेरे लिए कठिन है। एक मैं आपको एक एवरेज बता सकता हूं कि शुरू में 2 से 3 महीने में काफी मेजर इंप्रूवमेंट जनरली आने लगता है, पेशेंट को काफी ठीक लगने लगता है और काफी पेशेंट तो उसी समय आके कहते हैं कि अब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूं, अब मैं दवाई बंद करना चाहूंगा। लेकिन हम उसके बाद एक मेंटेनेंस फेज चलाना चाहते हैं जहां पे दवाई को हम कम करते जाते हैं लेकिन हमें मेंटेन करके चलना होता है। फिर हम धीरे धीरे दवाई की डोज को भी कम करके देखना चाहते हैं कि कभी किसी लेवल पे ये सिम्टम्स फिर से सामने तो नहीं आ रहे। जैसा मैंने आपसे बताया था, ये डिसऑर्डर्स में जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग होता है।
तो अभी हमारे पास जो भी इलाज है, चाहे वो दवाइयां कहें, चाहे वो काउंसलिंग कहें, चाहे वो हायर थेरेपीज कहें, ये इलाज आपके जेनेटिक सिस्टम को नहीं बदल रहा है। तो वो जीन्स जो ये सिम्टम्स कर सकती हैं वो आपके शरीर में ही है, बस वो क्वाइट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो आपके जो नॉर्मल जीन्स हैं, जो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं, वो एक्टिव होके और आप अपना सब कुछ नॉर्मल कर पाते हैं। कई बार उन जीन्स को दबाए रखने के लिए हमें ट्रीटमेंट मेंटेनेंस लंबा चलाना पड़ सकता है, क्योंकि किसी किसी की जेनेटिक लोडिंग बहुत ज्यादा होती है और उसमें ये सिम्टम्स बार बार उखड़ के आने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर हम प्रोज एंड कॉन्स या ये देखें कि दवाई को रेगुलर चलाने में ज्यादा नुकसान है या इस बीमारी को बढ़ने देने में ज्यादा नुकसान है, तो ये एक नो ब्रेनर है कि इस बीमारी को कंट्रोल करना ही हमारा एकमात्र होगा। क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ेगी तो ब्रेन को और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो मतलब आपका कहना है कि एक बार मेडिसिन आपने ले ली, आप पूरी तरह ठीक हो गए, उसके बाद भी होने की संभावना रहती है? हो सकती है, पर हर पेशेंट का अलग होता है। काफी लोग एक न्यू स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं और वो ट्रीटमेंट बंद भी कर देते हैं, कभी नहीं होता। काफी बार पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट बंद करते हैं, कई साल तबीयत ठीक रहती है, फिर किसी समय पे या शरीर में कुछ और जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो उसके बाद ये चीज बढ़ जाती है, तब हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। कई पेशेंट्स को रेगुलर ट्रीटमेंट की, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पेशेंट टू पेशेंट इसमें फर्क होता है। ये फैसला आपके साइकियाट्रिस्ट या एक क्वालिफाइड मनोचिकित्सक आपको इसमें हेल्प कर सकता है कि आपको कैसे इसको लेके चलना चाहिए। तो आज देखा आप लोगों ने, डॉक्टर अनुभव ने कितने अच्छी तरह से हम लोगों को ओसीडी के बारे में बताया। तो ओसीडी की बीमारी आप चाहें तो अपने आप भी ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है, आपके परिवार वालों को देखना चाहिए और एक बार साइकियाट्रिस्ट की सलाह जरूर ले लें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज मैं एक सवाल पूछूंगा एपिसोड के लास्ट में। तो आज का सवाल है कि ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइए और एक लकी विजेता को डॉक्टर अनुभव से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर मिलेगा। तो अगर आज आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए आगे आप किन किन टॉपिक्स पे, बीमारियों पे हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और हर फ्राइडे रात 8:30 बजे तिवारी जी टॉक शो को देखते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।